इसमें मोस्ट सीनियर जजेस एक दफ़ा फिर नहीं है जिस पे वो एतराज़ आ रहा है, दोनों नहीं थे इसमें। उस जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार साहब हैं, तारक साहब हैं। तो वो फिर वही बात है कि ये चीफ जस्टिस साहब जब बेंच बना रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर जजेस को साथ नहीं बिठाया और उस पर उनकी राय या उनका जो एक व्यू होता वो भी सामने आता है, क्योंकि वो जो पावर्स को रेगुलेट किया गया है जो इनकी सुओ मोटो की, तो उसमें तो उन्होंने यही आके कमेटी बनाएगा, चीफ जस्टिस साहब होंगे और दो सीनियर जजेस होंगे। तो जो दो सीनियर जजेस जो थे, जो आप भी कह रहे हैं बेनिफिशरी होते हैं या अदरवाइज, तो बात अब समझते नहीं कि फिर वही बेंचेस पे चली गई है कि अपनी मर्जी के जजेस को ये उसमें शामिल करते हैं, जो आपके साथ हम ख्याल नहीं है उनको नहीं किया जाता। देखिए, ये तनकीद तो बिल्कुल जायज बनती है, क्योंकि ये बहुत अरसे से मामला चल रहा है कि जब भी आईनी इख्तियारात और आईनी मामलात हों तो उसमें सीनियर जजेस को बिठाना चाहिए। ये तनकीदी हद तक तो दुरुस्त है, और मैं समझता हूँ कि अगर वो दोनों सीनियर जजेस को बिठा लेते तो अच्छा था। ये डिवीजन का या आपस में तकसीम का जो है तासुर वो ना उभरता या ना उस पर उसे तकवीयत मिलती। लेकिन इससे ये जो अमल है वो गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं हो गया, क्योंकि फिर भी सवाबदीद चीफ जस्टिस की ही अभी तक है, क्योंकि उनके जो कमेटी के इख्तियारात होने थे वो तो जब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता तभी होते ना। ये उससे कबल उन्होंने इसमें जुरिस्डिक्शन लेकर उसमें एक इंटरम ऑर्डर पास करके उस पर अमल दरामद रोक दिया है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते वो कमेटी वाज़े वजूद में आ गई थी या उसमें दूसरे जजेस का शमूलियत जरूरी हो गई थी, ये नहीं है। बहरहाल ऐसे फैसले पहले भी होते रहे हैं, जजेस को पिक एंड चूज से ही चीफ जस्टिस बनाते रहे, लेकिन ये मामला मैं ये कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। हम बारहा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को खुद बैठकर इस पर नजरसानी करे और ये जो उसमें कमी बेची है, ये हुक्म है, उसको दूर किया जाए। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अंदरूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जब बेंच में बैठ के ऑनरेबल जजेस साहबान जो हैं वो इस तरह के वहाँ पे अपनी डिसेंट शो करेंगे, जो उनका राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, और बैठ के चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जजेस के दरमियान डिवीजन नज़र आएगी, उनके नोट्स आएंगे, आपस में कन्फ्रंट्रेशन आएगी, कोई बेंच छोड़ देंगे, कोई को चीफ साहब हटा देंगे, इस तरह की चीज़ें, तो फिर तो ये अंदरूनी मैटर नहीं रह जाएगा। जब वो सारी चीज़ें पब्लिक में आएंगी तो उसके बाद तो हर बंदा उस पर बात करेगा। सर, वो पब्लिक में आएंगी, उसकी तनकीद करना भी पब्लिक का राइट है, कोई इसमें दो आरा नहीं है। हर एक का राइट है कि इन मामलात में तनकीद करे। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, अंदरूनी जब हम मामलात कहते हैं इसका मतलब है कि उसका जो रिफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर खुद अदारे को करना है अपने इंटरनल प्रोसीजर्स का। इस लिहाज से उस पर तनकीद होने का तो कोई इसमें मसला नहीं है और उसको रोका नहीं जा सकता, ना रोका जाना चाहिए। सर, लास्ट टाइम आपने हमारे साथ थे और आपने बड़ी अच्छी ऑलवेज जो आप इतने सेंसिबल आप हमें बातें हमें ये बताते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं। आपने भी कहा था कि जो वकला हैं वो भी बड़े अरसे से कह रहे थे, पार्टीज भी कह रही थी कि ये जो सुओ मोटो वाला इशू है इसको रेगुलेट होना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही सीनियर जजेस पे मुश्तमिल कमेटी बननी थी। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब को अगेन क्या एतराज़ हो सकता है कि मेरे साथ दो सीनियर जजेस बैठ के हम किसी इशू को 5-10 मिनट आके अपने चैम्बर में डिस्कशन करके हम उसको डिसाइड कर लेंगे सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना, उस पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी चीफ जस्टिस के साथ अपने सीनियर जजेस के साथ बैठ के कंसल्ट? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन असल बात क्या है, यहाँ पर सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट के जरिए रेगुलेट होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को अपने इंटरनल रूल्स के तहत 191 के तहत ये करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर बाहर से ये बात आएगी तो उस सूरत में आया अदलिया की आज़ादी पर तो नहीं कोई असर होगा। इस चीज को देखने की जरूरत है। जहां तक ये रिफॉर्म्स लाने का ताल्लुक है, हमारा बारहा मुतालबा ये है कि आप बैठे, सारी सुप्रीम कोर्ट बैठे और अपने जो प्रोसीजर रूल्स हैं 1980 के उनमें मुनासिब तरमीम करके और पावर्स को रेगुलेट करें, सुओ मोटो को भी, बेंचेस फॉर्म करने की भी, और सारे इख्तियारात पर एक नजर सानी करें और रूल्स को उसके मुताबिक अमेंड करें, लेकिन खुद करें।